नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आज तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, चाहमान नरेश पृथ्वी तृतीय का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो चाहमान नरेश पृथ्वी तृतीय है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर चाहमान नरेश पृथ्वी तृतीय क्या करना है, चाहमान नरेश पृथ्वी तृतीय का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत है, भारत में जो सामंतवाद का उद्भव है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव क्या करना है, भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलबरूनी का परिचय दीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अलबरूनी है, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर अलबरूनी का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। यानी कि जो भोज परमार है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर भोज परमार की जो उपलब्धि है, भोज परमार की उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज है और जो कुमारपाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल के बारे में क्या करना है, संक्षिप्त विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूतों की उत्पत्ति पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कर रहा है जो राजपूतों की उत्पत्ति है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति क्या करना है, राजपूतों की उत्पत्ति पर एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गौड़ नरेश शशांक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो गौड़ नरेश शशांक है, यहाँ पर दोस्तों आपको गौड़ नरेश शशांक का संक्षिप्त परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो हर्ष है और जो पुलकेशिन द्वितीय है, यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था उस संघर्ष पे आपको प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी कि नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुप्त काल है, गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, इस कथन की आपको विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त का मूल्यांकन महान कला और विद्या प्रेमी के रूप में कीजिए। यानी कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कैसे करना है, समुद्रगुप्त का मूल्यांकन एक महान कला और विद्या प्रेमी के रूप में करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चंद्रगुप्त की छत्र शैली की मुद्राओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो चंद्रगुप्त है, यहाँ पर दोस्तों 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको चंद्रगुप्त की छत्र शैली की मुद्राओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो अशोक है, अशोक के जो साम्राज्य विस्तार है, यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नंद कौन थे, महापद्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि नंद कौन थे, यहाँ पर दोस्तों आपको महापद्य की जो उपलब्धि है, यहाँ पर दोस्तों आपको महापद्य की उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु की उपलब्धि का वर्णन कीजिए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु की जो उपलब्धि है, यहाँ पर दोस्तों आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर अजात शत्रु की उपलब्धि का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो उत्तर वैदिक युगीन की जो स्त्रियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको उत्तर वैदिक स्त्रियों की जो दशा है, यहाँ पर दोस्तों आपको उत्तर वैदिक स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में भारतीय मत की विवेचना कीजिए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर्य हैं, आर्यों के जो मूल निवास स्थान है, यहाँ पर दोस्तों आपको आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में क्या करना है, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में जो भारतीय मत है, यहाँ पर
दोस्तों आपको भारतीय मत की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो सैंधव संस्कृति है, यहाँ पर दोस्तों आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर सैंधव संस्कृति के धर्म क्या करना है, सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ पर दोस्तों 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना करना है। दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो हड़प्पा संस्कृति है, यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर हड़प्पा संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों के राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार के जो वैवाहिक संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों के राजनीतिक महत्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों के राजनीतिक महत्व की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताना है और चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो अशोक है, जो सम्राट अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के उपरांत जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के जो उत्तरदायी कारण है, यहाँ पर दोस्तों आपको अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के जो उत्तरदायी कारण है, यहाँ पर दोस्तों आपको उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख कीजिए। यानी जो प्रयाग प्रशस्ति है, यहाँ पे दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर जो समुद्रगुप्त है, प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की जो विजय है उसका उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के जो पतन हुआ, गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण है, यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कनौज के प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कनौज के प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज है, यहाँ पर दोस्तों आपको कनौज के प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जो उपलब्धि है, यहाँ पर दोस्तों आपको उपलब्धियों की विवेचना करना है। दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।